जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको हर सेकंड में कोई ना कोई नॉलेज मिलेगी और मेरी गारंटी है कि आपको वीडियो के अंत तक मैं आपको 150 प्लस फैक्ट्स कवर करवा दूंगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी भारत, सी नेपाल और डी पाकिस्तान। तो दोस्तों याद रखें कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर चीन एक ऐसा देश है जो सीमा रेखा मतलब लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है। दोस्तों यह चीन की ओर से की जाने वाले पर्वतारोहियों को नेपाल से शिखर पर चढ़ने वाले लोगों से संक्रमित होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले नेपाल से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों में कई कोविड-19 सकारात्मक निकले थे। इस हिसाब से चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक लाइन ऑफ सेपरेशन बनाएगा। किस पर? माउंट एवरेस्ट पर, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर मानी जाती है। दोस्तों नजर डालेंगे चीन की तरफ, तो चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली काचियांग है और चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी या युआन है। अब नजर डालेंगे दोस्तों चीन के नक्शे पर, तो जैसे कि हम देख सकते हैं चीन को कि यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देश है। दोस्तों अब चीन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पूरे देखेंगे हम, तो चीन की विस्तृत जानकारी में कि चीन पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। 1.3 अरब निवासियों के साथ यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों हाल ही में इन्होंने अपनी घोषणा की है कि इनकी जनसंख्या 1.41 मिलियन प्लस हो गई है, मतलब 1.41 अरब निवासी से ज्यादा हो गई है दोस्तों। और 16,41,144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, सेकंड कौन सा? कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। और अगर भारत का नंबर पूछा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा देश है। दोस्तों इतना विशाल क्षेत्रफल होने के कारण इसकी सीमा से लगते देशों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है, जो कि रूस के बराबर है। तो आप याद रखें कि अगर आपसे सर्वाधिक देशों से सीमा लगने वाला देश पूछा जाए तो चीन और रूस दोनों का नाम आएगा, क्योंकि यह दोनों लगातार 14 देशों से सीमा बनाते हैं। और इनके अगर हम देशों के नाम देखें जो चीन जिनसे सीमा बनाता है, तो रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत देश जो कि इसका ही हिस्सा है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इन 14 देशों से यह सीमा बनाता है। दोस्तों चीन के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों, तो यह विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो चीन करता है, तथा अगर आपसे आयात पूछा जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। दोस्तों यह विश्व में 8 चीजों में सबसे आगे है उत्पादन में। तो आपको उन 8 के नाम याद रखने हैं, और वह नाम है गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोना। तो याद रखना है दोस्तों कि चीन विश्व में गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों चीन में एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है तकलामाकन का मरुस्थल, जो कि चीन में स्थित है, और आपको याद रखना है क्योंकि यह पूछा जा सकता है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको यह भी याद रखना है। और भारत और चीन के बीच में एक संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजित किया जाता है, तो उसका नाम याद रखना है आपको कि हैंड इन हैंड नाम से संयुक्त सैन्याभ्यास चीन और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पीईएसबी ने बीपीसीएल का अगला सीएमडी किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस है ए मंगल पांडे, बी शंकर दाहिया, सी अमरीश कुमार सिंह और डी अरुण कुमार सिंह। तो दोस्तों याद रखें कि पीईएसबी ने बीपीसीएल का अगला सीएमडी अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया है। दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड मतलब पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी सरकार के हेड हंटर ने अरुण कुमार सिंह को राज्य के स्वामित्व वाली रिफाइनिंग और मार्केटिंग फर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो याद रखें दोस्तों बीपीसीएल का फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और अगर पीईएसबी का तो पब्लिक
पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, इसके दोनों के फुल फॉर्म होंगे कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। दोस्तों नजर डालेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1952 को हुई थी तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अशोक सिन्हा थे, जिनकी जगह पर अब किसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है, अरुण कुमार सिंह को। तो दोस्तों जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लिखे हैं अशोक सिन्हा, आप याद रखें कि यह पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, तो अरुण कुमार सिन्हा को। देखते हैं अरुण कुमार सिंह को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में दिल्ली राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन शुरू की है। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने कोरोना वायरस स्थिति के बीच पड़ोस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कोवी वैन हेल्पलाइन, जिसका नंबर भी आप याद रखें 01226241077 शुरू की है। कोवी वैन से किसी भी कॉल को प्राप्त करने के बाद एक बीट अधिकारी के साथ कोवी वैन पर तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु, टीकाकरण और दवाओं सहित उनकी जरूरत को पूरा करने में मदद करेंगे। नजर डालेंगे दोस्तों दिल्ली की तरफ, तो जैसे कि हम पता है कि यह भारत की राजधानी दिल्ली है, जो कि अगर सीमा देखें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से सीमा बनाती है। दोस्तों अब नजर डालेंगे दिल्ली की तरफ और, तो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल अनिल बैजल तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली की स्थापना एनसीआर के तौर पर 1 फरवरी 1992 को हुई थी। इसके पड़ोसी राज्य आपको पता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और नदी में याद रखें दोस्तों कि दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। अब दिल्ली से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दिल्ली की विस्तृत जानकारी में। तो दोस्तों याद रखें कि दिल्ली में एक वन एवं राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है, जिसका नाम है अशोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि दिल्ली में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या है? अशोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगर दिल्ली का मुख्य स्थान देखें तो इंडिया गेट, जो कि हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि है, दिल्ली में ही स्थित है। लाल किला भारत का प्रतीक है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कमल या लोटस मंदिर शांति और समृद्धि का प्रतीक है। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी इस्लामी हुजूम जगह कौन है? तो जामा मस्जिद दिल्ली की है। दोस्तों कुतुब मीनार, जो कि भारत का सबसे ऊंचा स्मारक है, यह भी दिल्ली में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो यह भी दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में स्थित क्या क्या है दोस्तों, याद रखना है प्रमुख जो पूछे जाते हैं, इंडिया गेट, लाल किला, कमल मंदिर, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, आप लोग यह भी याद रखें। दोस्तों अब दिल्ली मेट्रो की तरफ नजर डालें तो दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है, आपका पहला पॉइंट होगा। दिल्ली मेट्रो से दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दिल्ली में मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई है। तो दोस्तों याद रखें कि ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन कहां शुरू हुई है? दिल्ली मेट्रो में। और दिल्ली मेट्रो की कौन सी? मैजेंटा लाइन पर। दोस्तों यूएन ने डीएमआरसी को ऐसे पहले मेट्रो और रेल आधारित सिस्टम के रूप में सर्टिफाइड किया है जिसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाने वाला कौन सा पहला मेट्रो है, तो आप याद रखें कि दिल्ली मेट्रो है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। और इसे सर्टिफाइड किया गया है किसके साइड से? यूएन की साइड से। दोस्तों आखिरी पॉइंट दिल्ली से देखें तो दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सबसे पहले तो यही याद रखें कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? दिल्ली में। और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टैक्सी बोट का उपयोग करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि टैक्सी बोट का उपयोग करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन है, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए हीरो मोटर्स, बी होंडा मोटर्स, सी हार्ले डेविडसन इंक और डी टाटा मोटर्स। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में हार्ले डेविडसन इंक कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है। दोस्तों कंपनी एक अलग इलेक्ट्रिक वाहन केंद्रित डिवीजन बनाएगी क्योंकि इसका उद्देश्य अगली युवा पीढ़ी और अधिक पर्यावरणीय रूप से जागरूक चालकों को आकर्षित करना है। नजर डालेंगे दोस्तों हार्ले डेविडसन इंक की तरफ, तो इसके सीईओ जोचेन जाइटज तथा इसकी स्थापना
1903 में हुई थी। इसका मुख्यालय मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में है, जो कि यूएसए में है। तो बहुत अच्छे से याद रखें, विस्कॉन्सिन यूएसए में इसका मुख्यालय है हार्ले डेविडसन इंक का। दोस्तों हर प्रश्न से लगभग आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर बताए जाएंगे, और जिन प्रश्नों में आपके और एक्स्ट्रा पॉइंट बनेंगे वह भी आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, स्किप नहीं करना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, जियोजेट ने किसके साथ 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए HDFC, बी एक्सिस, सी PNB और डी SBI। तो दोस्तों याद रखें कि जियोजेट ने हाल ही में PNB के साथ 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यह नई सेवा उन ग्राहकों को जिनके पास PNB के साथ बचत खाता है, PNB डीमैट खाता है और जियोजेट ट्रेडिंग खाता की सुविधा देती है। तो यह तीनों खाते एक साथ हो जाएंगे जब जियोजेट और PNB आपस में मिलकर काम करेंगे। PNB में बाधा मुक्त दृष्टिकोण के साथ बचत और डीमैट खाते ऑनलाइन खोले जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले नजर डालेंगे PNB की तरफ, मतलब पंजाब नेशनल बैंक की तरफ। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्योंकि अधिकतर बैंकों के मुख्यालय मुंबई में स्थित हैं। तो वही बैंक पूछे जाते हैं जिनका मुख्यालय मुंबई में स्थित नहीं है। तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। और कब हुई थी? 19 मई 1894 को, जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे। दोस्तों इसके वर्तमान में MD और CEO PNB के SS मल्लिकार्जुन राव हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखें, PNB के MD और CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। साथ ही दोस्तों नजर डालेंगे जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ। तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है, तथा इसके मुख्य लोग देखें तो CJ जॉर्ज इसके चेयरमैन हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज का मुख्यालय कोच्चि केरल में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, तथा इसके चेयरमैन वर्तमान में CJ जॉर्ज हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अकीरा अच्युतम, बी सुहेना कपूर, सी योगेश्वरी मेहता और डी शकुंतला हरकसेन। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारतीय मूल की शकुंतला हरकसेन को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शकुंतला हरकसेन ने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। हर साल समिति एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जिसे $2.5 लाख की उपाधि और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों इस साल किसे दिया गया है? शकुंतला हरकसेन को। और इसके अंतर्गत, इस पुरस्कार के अंतर्गत राशि कितनी है? तो $2,50,000 है। दोस्तों अब नजर डालेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम की तरफ। तो इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है, तथा इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। दोस्तों मैं रिपीट इसलिए कर देता हूं ताकि आप लोग 2 बार सुनेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और जब मैं क्विज लूंगा टेलीग्राम पर तो आप लोग वहां पर अपने आंसर करेक्ट करेंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15 और डी 11। तो दोस्तों याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में 12 सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फॉर्मूले और जरूरत के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट के लिए उपसमूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी। तो दोस्तों याद रखें कि ऑक्सीजन संकट के समय किस समिति का या किसके द्वारा समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, तो आपको याद रखना है कि 12 सदस्यीय समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है ऑक्सीजन संकट के दौरान। दोस्तों नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी का भी काम करेगी। तो इस समिति का नाम क्या दिया गया है? नेशनल टास्क फोर्स, जो कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी का भी काम करेगी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 22, सी 21
और डी 13। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे देश में अधिकतम हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और गरीब लोगों के या मध्यम वर्गीय परिवारों के काम धंधे सब बंद हैं, तो इसलिए उनके परिवार को यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं, चावल और दाल, साथ में नमक वगैरह यह सब फ्री में दिया जाता है, जिससे वह लोग अपना खाना पीना कर सकें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन हैं ए स्पुतनिक 5, बी कोवैक्सीन, सी कोविशील्ड और डी फाइजर। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडिया ने 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों DCGI की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद हैदराबाद के भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलेंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखें कि यह कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम सबसे पहले भारत बायोटेक की तरफ, और उसके पहले आपको बता दें कि भारत के वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडिया कौन है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी है, नाम याद रखें। साथ ही दोस्तों याद रखें कि भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में हुई थी। इसके संस्थापक कृष्ण एला थे तथा इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और MD कौन है? तो कृष्णा M एला इसके वर्तमान में अध्यक्ष और MD है भारत बायोटेक के। स्थापना कब हुई दोस्तों? 1996 में, तथा इसके संस्थापक कृष्णा एला और मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी पुणे, सी दिल्ली और डी चेन्नई। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में दिल्ली शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है। दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड किसने तैयार किया है, तो आप नाम भी याद रखें कि प्रेरणा पुरी ने तैयार किया है, जो कि दिल्ली की निवासी हैं। इस बिना दूध की ग्लूटेन फ्री आइसक्रीम को नेचुरल इंटीग्रेंट से तैयार किया गया है। नेचुरल चीज़ों से बनी 100% वेजिटेरियन आइसक्रीम को स्पेशल कलरफुल फ्रीजर में रखकर बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि किसके द्वारा बनाया गया है यह पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम? तो प्रेरणा पुरी के द्वारा, जो कि दिल्ली की निवासी हैं। दिल्ली के बारे में आपको पूरी जानकारी अभी पहले ही दी जा चुकी है। तो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है ए कॉनोर मैकग्रीगोर, बी लियोनेल मेसी, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी रोजर फेडरर। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कॉनोर मैकग्रीगोर सबसे पहले स्थान पर रहे हैं। और दोस्तों यह पेशे से एक मार्शल आर्ट स्टार हैं। दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी 2021 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार कॉनोर मैकग्रीगोर पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष 971 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं। उन्होंने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और टेनिस स्टार रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कमाई में दूसरे स्थान पर कौन है? लियोनेल मेसी, तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और चौथे स्थान पर टेनिस स्टार रोजर फेडरर हैं। यह भी बहुत अच्छे से याद रखें। और पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो कॉनर मैकग्रीगोर। बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और यह सूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो फोर्ब्स के द्वारा। और इन्होंने कुल कितनी कमाई की है, आपको यह पॉइंट भी याद रखना है। तो कुल 971 करोड़ रुपए की कमाई के साथ यह पहले स्थान पर रहे हैं। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजमेंट सेल्फ रेगुलेशन ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल हुई हैं? आपके ऑप्शन है ए राशि सेन, बी मनीषा कपूर, सी पूजा सेन और डी राधा वर्मा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि हाल ही में मनीषा कपूर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में शामिल हुई हैं। मनीषा कपूर ने अप्रैल तक ASCI में कार्यकारी समिति में 2 साल के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है। तो इसके पहले अप्रैल
अप्रैल तक भी यह ASCI में ही काम कर रही थी दोस्तों, और अब यह 2 साल के लिए क्या बन गई, यहाँ की कार्यकारी समिति में शामिल हो गई हैं। तो यह 2023 तक समिति में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। वह कार्यकारी समिति के 4 वैश्विक उपायों में से एक होंगी दोस्तों। अब नजर डालेंगे ICAS की तरफ, तो ICAS के वर्तमान में अध्यक्ष गाय पार्कर तथा मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स कैपिटल बेल्जियम में है दोस्तों। नजर डालेंगे साथ ही भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की तरफ, तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना दोस्तों। मैंने आपका बीच में 1 सेकंड भी जाया नहीं किया है और आपको हर सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारियाँ देने की कोशिश की है, तो कृपया आप लोग भी अपना फर्ज निभाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स द्वारा हमें लिंक से फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।